हेलो एवरीवन, दिस इज उमामा नईम खान, योर फिजिक्स फैकल्टी एट GoPrep। और मैं आज फिर से आपके साथ आ गई हूँ GoPrep टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्लॉट 3 फॉर क्लास 8 का सोल्यूशन डिस्कशन एंड पेपर एनालिसिस के लिए। आई होप आप सब ने GTSC दिया है और सब ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और उससे भी ज़्यादा आई होप हमने जो आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराए उससे आपको हेल्प मिली होगी। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स डिस्कशन ऑफ द पेपर। ओके बेटा, हमें दो कंटेनर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो एक का एरिया ज़्यादा है और एक का एरिया कम है, लेकिन दोनों कंटेनर में सेम लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी सेम है, राइट। तो अब हम इससे क्या समझें, तो देखिए सबसे पहले तो फिगर में देखो बच्चों, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो क्या होता है, H ρg, हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दोनों को देख के समझ में आ रहा है हाइट भी सेम है, डेंसिटी क्वेश्चन में दी है सेम है, जी की वैल्यू भी सेम है। तो पहली चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि दोनों के दोनों बेटा जो हमारे कंटेनर है उनमें प्रेशर कैसा है, इक्वल। सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। पहले समझ लिया हमने, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है, द लिक्विड थ्रस्ट एट द बेस ऑफ द बीकर ए इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले तो थ्रस्ट क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट इज द फोर्स, है ना। मतलब लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है कंटेनर ए के बेस में वो बी से ज्यादा है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रेशर सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, ये तो नहीं, गलत होगा। नहीं बेटा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, राइट। बेटा प्रेशर तो दोनों कंटेनर्स में सेम है, लेकिन ए वाले का एरिया ज्यादा है और बी वाले का एरिया क्या है, कम। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर दोनों का बराबर है। एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका फोर्स क्या होगा, कम, ठीक। तो यहाँ पे ए का एरिया ज्यादा है ना, इसलिए उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। सिमिलरली अगर आप बी के लिए निकालोगे प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया बी का क्या है, कम, तो उसका टोटल फोर्स भी क्या आ जाएगा, कम। सो डेफिनेटली 1 and 4 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू सी दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ स्मूथनेस बिटवीन द सरफेस एंड कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, जितने ज्यादा स्मूथ होंगे सरफेस उतनी कम इंटरलॉकिंग होगी बेटा, और उतना कम फ्रिक्शन होगा। जितने ज्यादा कम स्मूथ होंगे सरफेस उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी और उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। सो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट। भाई पॉइंट नंबर 1 तो करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये कैसे होता है, दोनों हाथ लीजिए और रब करना स्टार्ट कर दीजिए, हीट हो रही है प्रोड्यूस, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये भी सही है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड इंक्रीजेस फ्रिक्शन। हम जब भी कैरम बोर्ड पे खेलते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उस पर पाउडर क्यों डालते हैं, ताकि स्मूथ हो जाए, स्मूथली हमारी जो स्ट्राइकर है वो काम करे। तो स्मूथनेस बढ़ा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो लिखा है फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो गलत हो गया ना। थर्ड वाला क्या हो गया, रॉन्ग। फोर्थ वाला क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथ है, एकदम बिल्कुल स्मूथ है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया बिल्कुल कम है और बिल्कुल एकदम इर्रेगुलर सरफेस है तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई ना, तो सरफेस एरिया पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, राइट। सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन सरफेस की, अगर कोई प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है तो वो स्मूथनेस ऑफ सरफेस है। दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके भाई हमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। देखो ये ग्राफ 0 से ऊपर से शुरू हो रहा है, मतलब जब t इज इक्वल टू 0 है ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है बॉडी के पास। यहाँ पे भी देखो जब t इज इक्वल टू 0 है तो देयर इज सम डिस्टेंस दैट द बॉडी हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड। और क्या इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, देखिए राइजिंग लाइन है, ऊपर की तरफ जा रही है, एक जैसे बढ़ रही है, ये मोशन में है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा जब हम ऐसे करेंगे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए भाई ये समझ आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बॉडी रेस्ट में है, कैसे मैम, देखिए बेटा टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो भी डिस्टेंस की वैल्यू थी, मान लो 2 मीटर थी, तो 2 मीटर ही है ना, आगे जाने पे डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, मतलब आप वहीं खड़े हुए हो भाई, हिल ही नहीं रहे, रेस्ट में हो, ठीक है। चलो देखते हो ऑप्शंस क्या है। व्हीकल ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम कांस्टेंट स्पीड, ले ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा बी वाला तो रेस्ट में है भाई, वो कैसे मूव करेगा, गलत हो गया ये। सेकंड वाला क्या है,
एट t इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल A इज नॉन जीरो। हाँ ये तो सही है। वाइल बाय B इज 0, हाँ ये गलत बात कर दी भाई। B वाले ने भी t इज इक्वल टू 0 पे नॉन जीरो डिस्टेंस, हमारे हिसाब से हमने जो है एग्जाम्पल में मान लिया वो 2 मीटर है, मान लीजिए इधर भी 2 मीटर, कुछ भी मान सकते हो, तो नॉन जीरो है दोनों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। फिर क्या है थर्ड वाला, व्हीकल ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अच्छा हाँ सही है। फिर व्हीकल बी इज एट रेस्ट, हाँ आप करी ना बात, बिल्कुल सही है। 3 वाला सही है भाई, बी वाला रेस्ट में, ए वाला कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, बोथ व्हीकल ए एंड बी इज एन यूनिफॉर्म मोशन। और मेरी यही वाली बात ना काफ़ी लोगों को बुरी लग गई होगी। अब बुरी लग गई है तो ठीक है, अच्छी लगवा लो, समझ लो इसको। आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो भाई ए वाले का तो यूनिफॉर्म मोशन है, समझ आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। बी वाला तो रेस्ट में है मैम, यूनिफॉर्म मोशन कैसे? बेटा यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अभी जीरो भी तो डिस्टेंस ही है ना, जीरो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, जीरो डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, जीरो डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो इक्वल डिस्टेंस है ना, 0 0 0 सेम, equal distance in each interval of time. So here also it is uniform motion because the body is covering zero distance in each and equal interval of every interval of time. So option 3 and 4 are correct. मतलब भाई साहब डी वाला आंसर होना चाहिए इसका। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या दिया भाई, एक टेस्ट ट्यूब दे दिया है। टेस्ट ट्यूब में देखो यहाँ पे ना ऐसा वैक्स है बहुत सारा, और ऊपर उसमें थोड़े से ना वाटर के लाइक ड्रॉप्स हैं, ओके। जब भी हमने इसको कैंडल फ्लेम पे इसको हीट करने की कोशिश की है, स्टोव पे इसको हीट किया, तो क्या हो रहा है, पानी तो बॉईल हो रहा है, लेकिन हमारा वैक्स जो है ना वो अभी भी मेल्ट नहीं हो रहा। अब आप सोचो ऐसी सिचुएशन कब आएगी बच्चों? वैक्स कब मेल्ट होगा? जब पानी उसको हीट सप्लाई कर देगा, हीट उस तक पहुंच जाएगी तो वैक्स को भी गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब पानी ने उसको हीट नहीं दी है। तो इसका मतलब पानी क्या हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया कि नहीं हो गया? कन्वेक्शन कैन नॉट ऑकर इन वाटर, ये कैसी बात हो गई? बिल्कुल हो सकता है। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, बिल्कुल डेफिनेटली कि वाटर जो एक पुअर कंडक्टर है, तो उसने ना वैक्स को हीट नहीं सप्लाई की, तो वैक्स मेल्ट ही नहीं हो पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी, ठीक है। थर्ड भाई जॉर्ज ने क्या करा ना, 2 बॉडीज ली, और कौन कौन सी 2 बॉडीज है? एक उसने ना स्पून लिया, ये ऐसे स्पून ले लो आप, और एक लिया आयरन बॉल लिया है, और आयरन बॉल और स्पून को दोनों को ना साथ साथ में एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में रख दिया। कैसे रखा है भाई कि स्पून जो है ना उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और आयरन बॉल का टेम्परेचर कम है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो H यूनिट ऑफ हीट जो है ना वो सब एक्सचेंज हुई दोनों बॉडी के बीच में। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम आ क्यों रहा है बेटा? देखो जब भी एक हॉटर बॉडी और एक कोल्डर बॉडी साथ में रखी है, कॉन्टैक्ट में रखी है, तो हॉटर बॉडी अपनी हीट सप्लाई करेगी, किसको करेगी? कोल्डर बॉडी को करेगी। सो हीट इज गोइंग टू बी सप्लाइड फ्रॉम दिस स्पून टू द बॉल। क्यों? क्योंकि बॉल हमें दी हुई है कि वो लोअर टेम्परेचर पे और स्पून जो है वो हायर टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम इज व्हेन द हीट एक्सचेंज स्टॉप्स। ये कब होगा? जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? बराबर। तो दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए, अभी हीट एक्सचेंज क्या हो गया? बंद हो गया। तो बेटा हीट कहाँ से कहाँ गई है? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, मतलब स्पून से बॉल की तरफ। कितनी गई है? जितनी H यूनिट एक्सचेंज हुई है। किसने दिया है? स्पून ने दिया। किसको दिया? बॉल को दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई एनर्जी किसने रिसीव की? बॉल ने की है, तो बॉल वाला ये है, लेकिन ये मोर देन H नहीं भाई, H से ज्यादा तो हीट ही नहीं दी, तो मोर देन H कहाँ से आ जाएगा? आप ऊपर से थोड़ा ना गर्म कर रहे हो उसको। आंसर क्या है? आयरन बॉल को हीट मिली है, और कितनी मिली है? इक्वल टू H, क्योंकि इतनी ही एक्सचेंज हुई है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अदा एक बच्ची है बेटा, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसे किया मैम? उसने वुड लिया बेटा, उसकी एक रॉड ले लिया, सिमिलरली उसने एक और मटेरियल लिया, दैट इज आयरन। आयरन ही लिया ना? हाँ आयरन ही लिया है। और दोनों को क्या करा है? दोनों के ऊपर पेपर को रैप कर दिया है। एक पेपर से इसको रैप कर दिया, और इस वाले को भी क्या करा? रैप करा। ये ऊपर वाला क्या है? वुड है, और नीचे वाला क्या है? आयरन। और उसके बाद एक एक करके दोनों को कैंडल फ्लेम पर हीट करना स्टार्ट करा, ठीक है। जब हीट करना स्टार्ट करा तो शी ऑब्जर्व कि जो वुडन वाली रॉड थी उसके ऊपर जो पेपर था ना, उसने फायर कैच कर ली, वो जलने लगा, लेकिन आयरन रॉड वाला नहीं जल रहा। अब आप खुद सोचो ऐसा कब होगा बेटा? वुडन वाले के अराउंड जो पेपर रैप्ड है उसको एनर्जी मिली, किससे? कैंडल फ्लेम से मिली, हीट मिली, और वो जलने लगा। क्यों?
क्योंकि वो हीट सप्लाई नहीं कर पाए, ट्रांसफर नहीं कर पाए। किसको? वुड को। वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वुड ने क्या करा? हीट को लिया ही नहीं, सारी हीट किसके पास रह गई? पेपर के पास, और पेपर बर्न होना स्टार्ट हुआ। वॉट हैपेंड इन केस ऑफ आयरन? आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा जैसे जैसे पेपर गर्म हुआ ना, पेपर ने अपनी हीट किसको सप्लाई कर दी? आयरन को। तो आयरन सारा का सारा हीट अपनी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो पेपर कभी भी अपने इग्निशन पॉइंट पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा ना। अरे बात समझ में? तो अगर इग्निशन टेम्परेचर पे पेपर पहुंच ही नहीं पा रहा तो पेपर जलेगा क्या? नहीं जलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसने सारी की सारी हीट किसको ट्रांसफर कर ली? अपने आप को। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फिजिक्स पोर्शन ऑफ पेपर। लेट अस मूव टुवर्ड्स केमिस्ट्री। Hello students, welcome. My name is Pragya Mishra and I am your chemistry faculty from GoPrep. So I hope you all are fine and आपका slot 3 बहुत अच्छा हुआ है GTSE का. So we are here to discuss कि जो questions आए थे उनके solutions क्या हैं. So let's get started with the very first question which was asked, जो पूछा गया था आपसे कि what is chemically resistant and can hold एक्वारिजिया. तो बच्चों एक्वारिजिया बेसिकली आपका एक सॉल्यूशन होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दैट इज योर नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है एक्वारिजिया. सो यस, आपको बताना था कि किस में आप होल्ड कर सकते हो एक्वारिजिया को. सो बच्चे अगर आप सैरामिक की बात करो तो नो, वी कैन नॉट होल्ड एक्वारिजिया इन सैरामिक, नॉट इन प्लास्टिक एंड नॉट इन फाइबर. सो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों ग्लास, क्योंकि ग्लास जो है दैट इज केमिकली रेजिस्टेंट, ये आपका एक्वारिजिया से रिएक्ट नहीं करता है. चलिए सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ हो. क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. बिल्कुल सही, इंडिकेटर से ही आपको पता चलता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिएक्शंस विद एसिड एंड बेसिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन. बच्चों अगर एक पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है दैट मीन्स ही कैन नॉट और शी कैन नॉट सी द कलर. जनरली इंडिकेटर्स में क्या होता है, कलर चेंजेस होते हैं. जैसे रेड लिटमस है आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा फॉर बेसिक सोल्यूशन, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा फॉर एसिडिक सोल्यूशन. लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट सी द कलर. सो उस केस में बच्चे क्या हो सकते हैं, आप लिटमस पेपर का यूज नहीं कर सकते. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर टोटली रूल्ड आउट. सेम इज द केस विद चाइना रोज सोल्यूशन. दिस इज ऑल्सो एक ऐसा इंडिकेटर जो कलर चेंज के थ्रू प्रॉपर्टी शो करता है कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. ये आपके कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. ये तीनों आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं विच शोज द चेंज इन कलर, जो कलर में चेंज करते हैं. लेकिन वनीला एसेंस ये बच्चों एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर इट इज? इट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. बेसिकली ये स्मेल के थ्रू आपको बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, राइट? सो विच कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी है. नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम P is made to react with water which yields compound Q. ओके, एक कंपाउंड है बच्चों कैल्शियम का जिसने रिएक्शन की है वाटर के साथ एंड नाउ वी हैव कंपाउंड Q. नाउ फर्दर कंपाउंड Q ऑन बॉइलिंग विद अमोनियम क्लोराइड इट प्रोड्यूसेस अ गैस R एंड आइडेंटिफाई करना है हमें P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली. तो देखिए बच्चों रिएक्शन क्या है, हम इसको कैसे P, Q, R को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन. देखते रिएक्शन क्या है. देखिए कंपाउंड ऑफ कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है आपका वाटर के साथ और बन रहा है कंपाउंड Q. सो देखिए वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड ऑफ कैल्शियम. सो वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर और आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फाइन, तो ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब यहां पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज P एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज Q. अब आपको बताना है कि कंपाउंड
Q which further reacts with ammonium chloride, जो आपका फर्दर रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड Q which is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, so that is reacting with ammonium chloride and H4Cl. अब देखिए बच्चों ये है आपका Q and it is reacting with अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों एक गैस रिलीज हो रही है, अमोनियम क्लोराइड है तो बच्चों अमोनिया गैस रिलीज होगी। विच गैस विल बी रिलीज्ड? दैट विल बी अमोनिया गैस। और क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, तो कौन सी गैस बच्चों रिलीज हो रही है? दैट इज अमोनिया, और ये है आपका कंपाउंड R, यही है बच्चों आपका R विच इज अमोनिया। ठीक है, तो P हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, Q इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड R है अमोनिया। ठीक है, सो यहां पर बच्चों क्या है सही आंसर? ऑप्शन डी विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस। ओके, चलिएगा, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सफोकेटिंग गैस Y इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग अ येलो ब्रिटल एलिमेंट। ठीक है, आपने एक येलो ब्रिटल एलिमेंट को बर्न किया विच इज X, एक सफोकेटिंग गैस Y प्रोड्यूस होती है। अब आपको बताना है कि द सोल्यूशन ऑफ दिस गैस Y इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब एसिडिक है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है अगर ये आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी हिंट है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, आपको क्या करना है? X और Y को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर, क्या है? सल्फर बर्न कर रहे हैं आप, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, अब क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है आपकी, तो क्या होता है बच्चों? जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड, विच शोज कि ये जो ऑक्साइड है आपका एसिडिक है एंड दिस विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये कन्वर्जन है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो आपका गैस है विच इज Y, तो दैट इज आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी Y है एंड दिस इज योर X विच यू आर बर्निंग। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपीयर्स व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein is added into test tube that contains lime water? येलो, ऑरेंज, पिंक और कलरलेस। जब भी फिनोफ्थलीन बच्चों कैसा है? फिनोफ्थलीन आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, विच मीन्स वी हैव सिंथेसाइज्ड इट इन लैबोरेटरी, केमिकली ट्रीटमेंट के बाद इसको बनाया गया है। तो जब भी बच्चों फिनोफ्थलीन आपका किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर इट गिव्स। कौन सा कलर देता है बच्चों? पिंक कलर इट गिव्स। So yes, on adding colorless few drops of phenolphthalein indicator into a test tube which contains lime water, so the solution will be converting into pink color, क्योंकि जो आपका lime water है बच्चों that is nothing but calcium hydroxide which is base. So phenolphthalein जब भी base से react करेगा it will give you pink color. So I hope this question is also clear और आपका ये question सही भी हुआ है। ओके, चलिए moving to the next question. Question है a normal range for pH of water in surface water system is 6.5 to 8.5 and for groundwater system 6 to 8.5. Room temperature पर pH of pure water is 7. If we increase the temperature, अगर temperature बढ़ा रहे हैं तो pH of pure water will be, पहले रूम टेम्परेचर है, अब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। So if you will increase the temperature, तो pH पर क्या चेंज आएगा? तो pH लेवल जो है प्योर वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि pH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो pH क्या है? ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 से मतलब 7 से आपकी बिलो हो जाएगी। ठीक है, पहले ये 7 है,
एंड इट विल बी इन बिटवीन 6 to 7. सो आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Moving to the next question. Question says the following observations are given for 4 metals. क्या है? Metal H does not react with dilute HCl. Metal K reacts with warm water. Metal L does not react with water but displaces metal H from its aqueous salt solution. Metal M reacts with cold water. So choose the correct decreasing order. Decreasing order of reactivity of these metals. हमें बताना है हमारे पास there are 4 metals H, K, L, M. हमारे पास ये 4 metals हैं. इनकी properties we have been given. Does not react with dilute hydrochloric acid. पहला हमको ये दिया हुआ है, right? तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो सबसे पहले हमें देखना है ना. तो बच्चों मेटल M जो कि आपका रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से, ठीक है, जो बच्चे आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर M. उसके बाद अब आपको देखना है कि अदर मेटल्स के बारे में देखते हैं. जैसे हमारे पास अब है K, L और H. K इज रिएक्टिंग विद वार्म वाटर. कोल्ड वाटर के बाद बच्चों अगर जो मेटल आपका रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन करेगा आपके वार्म वाटर के साथ. जो मेटल बच्चे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो तो आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका वार्म वाटर. उसके बाद बच्चों उसके बाद K के बाद बच्चों आता है आपका L which is not reacting with water. ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये इन दोनों से कम रिएक्टिव है, बट डिस्प्लेसेस मेटल H from its aqueous solution. मीन्स इसकी पोजीशन जो है वो M और K के थोड़ा बाद में है, ठीक है. तो इसीलिए क्योंकि ये H को रिप्लेस कर रहा है तो सबसे कम तो बच्चे आपका H हो जाएगा और वी हैव लेफ्ट विद L. जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोजीशन है. तो ये जो बच्चे मेटल्स हैं दे मस्ट बी लाइक दिस M, K, L एंड H. सो इस तरीके से हैं बच्चे. विच इज द करेक्ट आंसर? M, K, L, H. दिस इज द राइट आंसर. जो आपको दिखा रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की पोजीशन क्या है. ये आपका बच्चे कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, ये हॉट वाटर से यानी कि वार्म वाटर से रिएक्ट करेगा. मेटल L डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट ये आपके H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना. और मेटल H डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, मतलब इसकी पोजीशन सबसे नीचे है. इट इज द लीस्ट रिएक्टिव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. So these were the questions of chemistry, guys. Now let's discuss the questions of biology. Hi students. So you all have given your GTSA examination and here I'm having the solutions for the slot 3. So biology की आंसर की आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. Hope it will be helpful for you all. So जो सबसे पहला क्वेश्चन था, it asks that plants are autotrophic organisms and they are capable of to produce their own food. The raw materials required for this process are. तो raw materials क्या चाहिए होते हैं? So we all know the raw materials are your carbon dioxide gas and water. So ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? These are the inorganic substances. So the right answer is option A. Fine. Next question में ये पूछा था, एक बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है and it says that मुक्ता conducted an experiment in which 2 potato tubers आप लोगों को पता है ना, जब हम पोटैटो को अंदर से स्कूप आउट कर देते हैं एंड हाफ कट करके बेसिकली उसको स्कूप आउट कर देते हैं, दैट फॉर्म्स अ पोटैटो ट्यूबर. सो देयर इज अ X1 एंड देयर इज अ पोटैटो ट्यूबर विच इज द Y1. इसमें से X को बॉयल कर दिया है, दिस वन हैज़ बीन बॉइल्ड, राइट, बट Y को कुछ नहीं छेड़ा, Y एज इट इज था. द कैविटीज इन बोथ द ट्यूब्स वर फिल्ड विद द शुगर सॉल्यूशन. दोनों के अंदर शुगर के सॉल्यूशन को क्या किया? उनको फिल कर दिया. एंड दे वर प्लेस्ड इन द बीकर्स कंटेनिंग वाटर. और इनको पानी से भरे हुए बीकर के अंदर रख दिया है, ठीक है. सो इट इज केप्ट इनसाइड द बीकर फिल्ड विद वाटर. फाइन. अब बच्चे ये बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो आप लोगों को पता है ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस इज फॉर ऑस्मोसिस, where the water will move from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration through the semi permeable membrane. तो semi permeable membrane जो है that is the
लेयर ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। और क्योंकि पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर शुगर का सॉल्यूशन है, सो दैट मीन्स वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला है। सो द वाटर विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम द बीकर टू द पोटैटो ट्यूबर। बट इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। वाई वाला तो एकदम सही है, लेकिन एक्स में क्योंकि उसको बॉयल कर दिया था, अब ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर हम ये ऑस्मोसिस का रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड ओनली इन द पोटैटो ट्यूबर। वाई? ड्यू टू द ऑस्मोसिस, एंड नॉट एक्स बिकॉज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड देयर। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, which type of reproduction is shown in the diagram given below? So you can see this is the diagram of your Spirogyra, and यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक टाइप का asexual reproduction जहाँ पर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और फिर इन्हीं फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। सो दिस इज योर फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी पिक्चर्स दी हैं एंड इसमें पूछा है कि विच ऑफ देम इज नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो भाई विंड से जो डिस्पर्स होते हैं सीड्स, दोज आर लाइट वेट, यस, फेदरी, राइट। सो आपके PQR ये सारे के सारे सीड्स जो हैं फेदरी हैं, लाइट वेटेड हैं। बट जो S वाला है दैट इज अ सीड विच इज स्पाइनी, इसके अंदर कांटे हैं, स्पाइन्स हैं। और ऐसे सीड्स जो हैं इनको एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं बिकॉज दे एंटैंगल टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड दैट इज हाउ दोज आर स्प्रेड। ठीक है, सो दीज आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय द विंड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लोइंग। प्लोइंग के क्या एडवांटेजेस हैं? तो बच्चे आपकी सारी ही ये हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इट ऑल्सो एरेट्स द सॉइल बिकॉज सॉइल लूज हो जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर आ जाती है एंड दैट इज नोन एज एरेशन। एंड यस, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी फर्टिलिटी होती है, मैन्योर होता है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्दर जो हैं न्यूट्रिशन कंटेंट को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं विच कैन चेंज देयर शेप। तो बच्चे वो हैं आपके वाइट ब्लड एंड अमीबा, दोनों की इर्रेगुलर शेप होती है। तो इनके पास काफ़ी like they have a lot of capability to change their shape because they do not have a definite shape, they have an undefined shape. बट वहीं अगर हम यूग्लेना और रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनकी फिक्स शेप होती है, सो दैट इज वाई दे आर नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए एंड बी, वाइट ब्लड सेल एंड अमीबा। लास्ट क्वेश्चन सेज दैट ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड। सेल के अंदर मैंने बहुत बारी आप लोगों को ये चीज़ समझाई भी है। इफ दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर कंटेंट को, दिस जेली लाइक थिंग वुड बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। एंड इसके न्यूक्लियस के अंदर का जो भी कंटेंट होगा दैट इज अ बिट सॉलिडिफाइड एंड इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये मैटर एनक्लोज्ड है, यानी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये सारा मैटर एनक्लोज्ड है, द मैट्रिक्स, द लिविंग कंटेंट, ओके लेट मी चेंज द पेन, सो दिस लिविंग कंटेंट, this is known as protoplasm. So yes, the right answer for this question is B, that is protoplasm. So students, that was all for your questions. So I hope you understood everything and ये आपको help करेगा ये समझने में कि आपने GTSC के actually आपने questions कैसे attempt किया है and सही है या नहीं, first thing, and definitely you will get the insights and the concepts of the questions. Okay students, bye bye. हेलो गाइस, दिस साइड नितिका वर्मा। तो अब चलते हैं अपने मैथ्स के उस पे क्या कहते हैं, मैथ्स के टॉपिक पे चलते हैं। पहले मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन वी मूविंग ऑन टू एप्टीट्यूड। एंड गाइस, आई होप GTSC का एग्जाम सबका अच्छा हुआ होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स गाइस। और जिनका नहीं भी अच्छा हुआ दैट्स पर्टिकुलरली फाइन गाइस, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है गाइस। सो चलो फिर मैथ्स के पे चलते हैं एंड मैथ्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं।
So, okay. So the 21st question, sorry, says that how many diagonals are there in a hexagon? Hexagon में कितने diagonals होते हैं? So we have to tell that. So first of all, number of sides in hexagon कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है. So let n is equals to 6. Then number of diagonals का क्या formula होता है polygon के? That is n minus 3 upon 2. So when we'll put 6 into it, so 6 डालने के बाद क्या आएगा? This will be 1, this will be 3. So 3 into 3, which is equals to 9. So number of diagonals in a hexagon will be what? 9. So hence B is the answer. Okay guys, coming on to 22. Which point can be represented or can be a representation of 4 by 3? So guys, जब हम improper fraction की बात करते हैं, so हमारा first काम क्या होता है? To convert it into mixed fraction. So when we'll convert it into mixed fraction, so we'll be getting this 1 by 3. That means it lies between 1 and 2. Okay, so first of all, ये इसके और इसके बीच में lie करेगा. So if this is 1, then this R will be what? R will be 1 by 3 and P will be what? 2 1 by 3. Obviously guys, ऐसे ही होगा, ठीक है. So R will be what? R will be the representation of 1 by 3, or we can say 4 by 3. Okay guys. Okay. Coming on to question number 23rd. So it is given that 0.1 t plus 0.2 is equals to 0.3. So we have to know the value of this thing. Okay, so first of all, we need to know the value of t. So we'll be solving the equation. This is linear equation in one variable. So I'm using transposition method, guys. So I'll be taking this here and this will be this 0.1. So t will be what? T will be 1. Now I will put this t in this thing. Okay, so when I'll put, so it'll become 1 minus 1, 1 minus 2, and then 1 minus 3. So this is 0 into minus 1 into minus 2. That will give me 0. So hence 0 is my answer and A is my correct answer. Okay guys. Okay, coming on to question number 24. So it is given that in rhombus. So first of all, we need to know that rhombus की क्या क्या properties होती हैं. So we guys know that the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Okay, so this is one of the property, and obviously that all sides are equal. This is one of the other property. Okay, so in the figure we can see that this angle OAM is equals to 70 degree. Now we know that angle AOM will be what? 90 degree. This will be 90 degree. Okay, so if I say this will be 90 degree. So using angle sum property, what I will do, I will find out this angle, this AMO, because the first thing we need to find is AME. Okay, so AME find करना है. So अगर हम AMO find कर लेंगे, so हमारा AME आ जाएगा, क्योंकि E तो है आगे extend कर रहा है MO को. ठीक है, so हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले AMO find कर लेंगे. So angle sum property जब हमने लगाई, so angle AMO will be what? 180 minus 90 minus 70. That will give me what? 20 degree. So this is 20 degree. ठीक है, now this is 20 degree. Now we know that कि हमें निकालना है AEM, हमें ये चीज निकालनी है. ठीक है, अब हमें पता है कि साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. Okay guys, so if the sides are equal, that means AM is equals to AE. Okay, that means angle AEM is equals to angle AME. Okay, because angle opposite to equal sides are equal. Okay, we use this property. So that implies angle AEM is equals to what? 20 degree. ठीक है, so ये AMO को मैं AME भी लिख सकती हूँ, जिनको confusion ना हुई हो. ठीक है, because this OM को आगे extend करा है E पे, तो वो AME बन गया. ठीक है, and then AEM is equals to 20. So hence both जो हैं वो 20 degree हैं, and B is the answer guys. Okay. Okay guys.
Next, we need to find out of the given options which option has reciprocal -1. So we have to see कि इन options में से किसका आंसर जो है वो -1 आ रहा है. This will be approximately 29/9. No, this is wrong. ठीक है, ये तो solve ही नहीं हो रहा पूरा. This will be what? This will be around minus. Okay, this will be -19/9. Again नहीं पूरा solve हो रहा, बन गया तो सवाल ही नहीं है. This C, so C will be what? This thing, so this will be -1, 9/9, which is -1. So reciprocal of -1 is -1 only, obviously. So hence the answer is C, guys. What we did, we solved. अगर मैं इसको solve करूंगी तो ये मेरा 9/9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 का reciprocal 1 होगा और हमें -1 reciprocal चाहिए. So hence C is our correct answer. Okay, guys. Okay. Coming on to 26th question. If the number of sides of a regular polygon is 6, so we are given that n is equals to 6. So we have to find then each exterior angle equals. So we have to find each exterior angle का measure क्या होगा. We know that each exterior angle of a रेगुलर पॉलीगन, आई होप सबको पता होगा, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दैट इज 360/n. ओके, सो n इज इक्वल्स टू 6. सो 6 पुट किया तो ये क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया. इसका मतलब जो हर हमारा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, उसका मेजर जो क्या होगा वो 60 होगा. Guys, this is only possible in the case of regular polygon. Regular polygon वो जिसमें all sides and all angles are equal, ये होता है regular polygon. If it is not a regular polygon तो ये चीज नहीं होगी. ठीक है, ओके, चलो let's move to 27th question now. So we have to find the mean of, by mean I hope सबको पता होगा कि mean is equals to sum of observations अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा कि सम जो होता है, सम करना, सबको ऐड करना और जितने टोटल में नंबर है अपॉन में वो. सो हमें मीन निकालना है नंबर ऑफ साइड्स का. सो ट्रायंगल में 3 साइड्स है. दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8. और टोटल कितने हैं, ये 4 है टोटल, 1 2 3 4. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, so this will be what, this will be 7 and 7 and 6 will be 13, so this will be 21/4. so mean क्या आया, 21/4 आया. इसकी 3 साइड्स थी ट्रायंगल की, इसकी रेक्टेंगल की 5 थी. दिस इज अ हेक्सागन 6 साइड्स एंड दिस इज अ ऑक्टागन 8 साइड्स. ठीक है, सो हमने इसका मीन लगा दिया. मीन का फॉर्मूला लगा के वी सॉर्ट ऑफ पुट इसमें सारे जो वैल्यूज हैं वो, एंड देन उसके बाद वी गॉट द आंसर एज 21/4. ठीक है guys, so the answer is B. Okay, coming on to 28th question. Twice of a number. So we don't know the number, we have to find the value of the number it is given. So let the number be x. Okay, you can take any number, you can take n, you can take anything. So twice of a number. So twice of number added to half will get us 3/2. ठीक है, इफ आई सॉर्ट ऑफ राइट दिस इन easier thing तो मेरा ये हो जाएगा. ओके, सो ट्वाइस ऑफ अ नंबर दैट मीन्स 2x plus 1/2 is equals to 3/2. So this will be what, 2x is equals to 3/2 minus 1/2. So 2x will be equals to 2/2. So this becomes 1, that means x is equals to 1/2 because this x comes downward और यहाँ पे 1 बचा है. So we get the answer as A, that is 1/2. Okay guys, coming on to 29th question. So we have to find the absolute value. What do you mean by absolute value? Absolute value का मतलब होता है कि हमें उसका distance बताना होता है, और I can say कि उसका positive बताना होता है, उसकी absolute value बतानी होती है. ठीक है, positive I can say. ठीक है, so अगर मैं इसका ये चीज निकालती हूँ, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैंने इसको बार में प्लेस किया, दैट मीन्स ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब है. ठीक है, सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2 एंड सो दिस इज 1, दिस इज 2 अगेन, दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल, तो दिस इज -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट विल गिव मी व्हाट, 1.
सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ए आ जाएगा, दैट इज 1. ओके गाइज, ओके. कमिंग ऑन टू 30th क्वेश्चन नाउ. सी क्या दिया हुआ है कि 2 सर्कल्स C1 एंड C2 आर शोन इन द फिगर. 2 सर्कल्स है C1 एंड C2 जो फिगर में दिए हुए हैं. जो रेडियस है दोनों सर्कल्स का वो R1 और R2 है. छोटे वाले का R1 है और बड़े वाले का R2 है. ठीक है गाइज, अगर मैं इस बड़े में से, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं कि एरिया जो मार्क्ड है ग्रीन कलर से, ये एरिया मार्क करा हुआ है ग्रीन कलर से, इसका जो एरिया है ये 242 है. सो एरिया ऑफ ग्रीन मार्क जो है मेरे पास क्या है? 242 स्क्वायर यूनिट है. सो आई एम नॉट गिवन द यूनिट्स. ओके, सो गाइज देखो, अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल में से C2 में से इफ आई सपोज subtract this C1 का सर्कल का एरिया, so what I will be getting? I will be getting this green area. ठीक है, अगर मैं C2 के एरिया में से C1 के एरिया को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा. सो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1 विल गिव मी 242. ओके, सो दिस विल बी पाई. Okay, this R2 is बड़ा वाला, so R2 square minus pi R1 square is equals to 242. So pi is common, so this is R2 square minus R1 square is equals to 242. So pi की वैल्यू जब मैंने पुट करी, so ये हो जाएगा 22/7 into R2 square minus R1 square is equals to 242. इसका मतलब हुआ कि इस चीज को, इस पूरे चीज को, इस चीज की बात कर रही हूँ, इसको यहाँ पे ले गई मैं. So it got reciprocal. So reciprocal होने से क्या हुआ? This becomes 242 into 7/22. So this is 1 and this is 11. So ये मेरा 77 आ गया. That means A is my correct answer. A जो है मेरा वो correct answer है. ठीक है? Okay guys, this is pretty easy question. So we have to find the length of a rectangle. So length निकालनी है rectangle की हमें, जिसका पेरीमीटर 5 दिया हुआ है and breadth जो है वो दी हुई है 3/7 सेंटीमीटर. Guys, units are very important. So हमें length निकालनी है. So पेरीमीटर का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, that's 2L plus B. So इसमें पुट कर दिया हमने जो भी दिया हुआ है. So ये हो गया L plus 3/7. ठीक है. So guys, what I did, simple calculation, instead of multiply ना मैं इस 2 को यहाँ पे नीचे ले आई, मैं ऐसे कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके. ठीक है, I just did my calculation easy and simplified. ठीक है, so ये हो गया ऐसा कुछ. That means कि L हो गया मेरा, this will be what? 14. So this will be 35 minus, so this will be 6 and so this will be 29 upon में 14. So hence the answer is C, that is 29 upon 14. ठीक है, we only sort of substituted the values जो दी हुई थी हमारे पास into the perimeter का formula and then we got the value of L, that is our length. Coming on to 32 question guys. So what should be subtracted from this? So इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें? जब फ्रॉम की बात आ जाती है दैट मीन्स दिस थिंग कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने. ये नहीं है कि हम x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वी गेट 1. ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस विल बिकम दिस, x विल मूव टू दिस साइड, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगेन. सो दिस विल बी दिस थिंग. सो x इज इक्वल्स टू -5/4. So hence our answer is D. ठीक है guys, आप लोगों को चेक करना होता है ना तो आप चेक भी कर सकते हो. यहाँ पे -5/4 डाल के देख लेना, ऐसा कुछ हो जाएगा -5/4. जब आप इसको सॉल्व करोगे so you will get what? 1 आ जाएगा आपका. ठीक है. Coming on to 33 question guys. If LMON is a parallelogram. ठीक है, सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमें देखते हैं. सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं एक बार. सो इसमें ना साइड्स का दिया हुआ है. सो साइड्स के अकॉर्डिंगली क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी. ठीक है, सो इसमें 15 के इक्वल है. सो ऑब्वियसली ये 2x + 2 जो होगा मेरा ये 40 के इक्वल होगा. ठीक है, सो 2x इज इक्वल्स टू 38 हो गया एंड x क्या हो गया? 19 हो गया और हमें x की वैल्यू निकालनी थी. इजी गाइस, हेंस B इज आवर आंसर.
कमिंग ऑन टू 34th गाइज, सो हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें. ओके, सो वी हैव टू फाइंड बेसिकली दिस. ठीक है, ये निकालना है. अब गाइज देखो, इसमें ये है 110 डिग्री. सो व्हेन वी अप्लाई द लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला, वी बी गेटिंग दिस. ये मिल जाएगा हमें. सो व्हेन वी अप्लाई दिस लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला, सो वी गॉट दैट angle PQS is equals to 180 degree minus 110 degree which is 70 degree. ठीक है, so क्या हुआ हमारा, ये जो PQS था ये हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया. ठीक है, सो अब हमारे पास ये साइड इस साइड की इक्वल दी हुई है. सो साइड जो अगर हमारे पास दी होती है इक्वल, तो अभी भी हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि PQ इज इक्वल्स टू PS है, तो दैट मीन्स कि एंगल PSQ जो होगा वो एंगल PQS के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर हमारा ये 70 है, अगर हमारा ये चीज 70 है, सो हमारी ये चीज भी 70 हो गई. ठीक है, टिल दिस इट इज सॉर्टेड दैट दिस इज ऑल्सो 70, दिस बिकम 70 गाइज. ठीक है, अब देखो ये एंगल, दिस एंगल इज आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR. जो हमारा PSQ है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल PSR का. ठीक है, सो वील बी अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट दैट कि PSQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल RS और PSR. So that means कि PSQ is equals to x plus 25 degree, sum of interior opposite angles. That means 70 is equals to x plus 25 degree. So finally हमारा x क्या आया, so we'll be getting x are 45 degree. So the answer is B guys, it's 45 degree. So linear pair सबसे पहले हमने apply करा, and after that we applied upon हमारा exterior angle वाला formula, that exterior angle is equals to sum of interior opposite angles. ठीक है guys? Okay, coming on to 35th now. If one angle of a triangle, हमारे पास कोई triangle दिया हुआ है, let it be ABC. ठीक है, so let हमने triangle को ABC ले लिया. अगर उसका एक एंगल, सपोज एंगल A जो है वो सम ऑफ अदर टू एंगल्स के इक्वल है, दैट मीन्स कि एक एंगल जो है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है. सो ट्रायंगल बताने कि कौन सा ट्रायंगल होगा. सो लेट अस जस्ट टेक एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो आई होप सबको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, so this is this thing. अब मैं इसके बजाय I can write this A because it is given that B plus C is equals to A. So this becomes this. So 2A is equals to 180 degree. That means angle A is equals to 90 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. So that means कि ये हमारा ये चीज हो गई. ठीक है guys, I hope this is clear. Okay. Okay guys. Next question, in a square ABCD, so we are given that square. ठीक है, ABCD. So we are given that this is 2x plus 3 and this is 3x minus 5. साइड से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. वी नो दिस थिंग. ओके, सो दैट मीन्स दैट आर AB is equals to BC. So 2x plus 3 is equals to 3x minus 5. So this will become 3 plus 5 is equals to 3x minus 2x. So that means x is equals to 8. That means D हमारा 8 is the answer guys. Okay. Coming on to 37 question, which is very easy guys. If the mode of this thing, we are given a data here, basically a raw data I can say. Okay, which is this. Okay, so this is a raw data. So what we'll need to do is, first of all, we need to, इसको सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसको पैटर्न में करें. I mean इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करें. ठीक है, सो सबसे पहले हमारा 2 आएगा. So this is 1, 2, 3. Okay, okay, and this is 3 times 3, 3, 3. So this is 3 times 3, and then 4, and then 5, and then 6. So we are given that कि इसका जो मोड है, what is mode guys? मोड होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड.
ठीक है। सो हमारे पास मोड जो दिया है वो 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये x जो अभी हमारा कुछ था नहीं, ये 2 होगा, ठीक है, तभी बनेगा ये, क्योंकि तभी 2 जो होगा वो 4 बार ही आएगा। 2 कितनी बार ही आ रहा है अभी तक, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। अगर मोड 2 है, इसका मतलब यहाँ पे एक और मोड हुआ होगा, मतलब एक और बारी x की फॉर्म में 2 आया होगा, तभी जाके ये 4 बारी हुआ, और हेंस ये हमारा मोड बन गया। अगर 3 होता तो फिर 3 आता यहाँ पे, ठीक है, तो 3 एक वैल्यू हम लेते हैं इसमें। सो गाइस आंसर इज ए, सो a is equals to, I mean x is equals to 2 is the answer guys. Okay guys, 38th question. Matthew needs to put tiles in her room. So Matthew को अपने रूम में टाइल्स करनी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली फ्लोर पे करेगी वो, फ्लोर कुछ ऐसा है उसका, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो दी हुई है हमारे पास 8, ओके, और ब्रेड जो दी हुई है वो दी हुई है 12, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, अगर टाइल की जो शेप है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। गाइस देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्लोर होता है, हम फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं। सो कैसे लगाते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि कितनी टाइल्स होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर या एरिया ऑफ रूम जो दिया हुआ है सबसे पहले वो निकालेंगे। सो दैट विल बी दिस 96, क्योंकि इस पूरे एरिया पे लगना है, इस पूरी स्पेस पे लगनी है हमारी टाइल्स, ठीक है। सो ये हो गया 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक फ्लोर की टाइल, अब जो एक फ्लोर की टाइल कह रही हूँ, सॉरी, जो एक टाइल का एरिया है वो निकालेंगे हम, क्योंकि एक टाइल का अगर इतना है तो हमें पता लगेगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमारी यहाँ पे निकली हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे हम। सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ वन टाइल, ये सिंस सेंटीमीटर में है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, क्योंकि ऊपर वाली चीज मीटर में है। सो ये हो गई, ठीक है। अब इन टाइल से क्या होगा, लेट मी जस्ट इरेज इट, ठीक है। अब जब मैं इस पे एक टाइल लगाऊंगी, जैसे मैंने एक टाइल लगाई तो उससे मेरा इतना एरिया भरा, फिर एक टाइल लगाऊंगी तो इतना भरेगा, इतना भरेगा, इतना, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा मेरा। सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर, जो मेरा एरिया था फ्लोर का या रूम का, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। सो एरिया क्या था फ्लोर का या रूम का, दिस, और ये था 0.16, तो दिस विल बी इनटू 100, दिस इज 1, दिस इज 6, सो कितनी टाइल्स हो गई हमारी, 600 हो गई, एंड हेंस द आंसर इज डी गाइस। देखो गाइस हमारे पास टोटल फ्लोर का एरिया दिया हुआ था, ठीक है, कि इतना है, इतने पे हमने एक टाइल का एरिया लगा के करा, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स बतानी थी, ठीक है गाइस। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू 39 क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज गिवन दिस, ठीक है। अब देखो गाइज, अब बिकॉज दिस इज GTSC, तो बच्चों ने क्या करा होगा कि इसको पहले प्लस करके कर दिया होगा, बट व्हेन यू नो, जब अगर लॉजिकली देखा जाए, सो वी नीड टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन इट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाएगा, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस इज 1, दिस इज 2, so that means this is minus 1 by 3 and minus 1 by 6, so which will be 6, so this will be minus 2 minus 1, so it is minus 3 upon 6, which is minus 1 by 2, hence B is our answer. Okay guys, वैसे इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी, but since it is GTSC, this is a multiple choice वाली thing, and because answers इसमें सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं, so बच्चों ने यहाँ पे इसको पहले प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया होगा, which is also fine if it is a multiple choice question. Okay guys, okay, coming on to 40th question, last question of maths guys. So we need to find the value of this thing, so that means we need to find this is divide, and this is 7 upon 21. Okay, so obviously guys we'll be doing the reciprocal हो जाएगा, this will be 1, this will be 3, 1, 15, and this is 1, so the answer is minus 1, which is pretty easy guys. Okay, so C is the answer, which is minus 1. Coming on to aptitude part, which is my favorite guys, मुझे तो aptitude solve करने में बहुत मजा आता है वैसे ही। So okay, let's move to our first question, that means first question of aptitude, which is 41st question actually, that food जो है वो स्टमक में जाता है, ऑलरेडी जो हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है ना, तो फ्यूल किस में डालते हैं, फ्यूल हमारा इंजन में जाता है,
ठीक है, जैसा स्टमक हमारा किससे भरता है, फूड से भरता है, वैसी हमारा जो इंजन होता है वो किससे भरता है, वो फ्यूल से भरता है। ठीक है गाइस, ओके, नाउ 42 क्वेश्चन। सो इट इज गिवन दैट अ गर्ल वॉक्स 50 मीटर टू द साउथ। एक गर्ल है वो 50 मीटर साउथ में जाती है, सो शी इज गोइंग साउथ। ऐसा होता है, पहले तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, सो एक गर्ल जो है वो 50 मीटर साउथ में जाती है। ठीक है, यहां से वो क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेके वो इधर जाती है। ठीक है, एंड फर्दर शी गोज 30 मीटर नॉर्थ, तो वो अब 30 मीटर नॉर्थ में जाती है। ठीक है, सो हमें बताना है कि अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, वो फिर से अपने घर को जाना शुरू कर देती है। ठीक है, सो अब बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। देखो मतलब वो इस डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली जा रही है, दैट मीन्स वो कहाँ जा रही है, शी इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। सो हेंस द आंसर इज बी, इट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जब मैं इसको प्लेस करूंगी यहाँ पे, ये इस सेंस में आया ना कुछ, एंड देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ये होगा मेरा, ये वेस्ट हुआ, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट। ठीक है गाइस, ओके, कमिंग ऑन टू दिस, क्वाइट इजी गाइस, कुछ भी नहीं है। सो वी आर गिवन दैट रिपल को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पिलर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो आई जस्ट राइट पिलर हेयर। सो P यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पहले 3 हो गया। I के यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सो दिस इज 1। L आ रहा है 8, सो 8 8 हो गया। E आ रहा है 2, so this is 2, and R आ रहा है 6, so this is distinct. So hence our answer is B guys, which is 318826. Very easy guys. बस ये दिए हुए थे इसके रिस्पेक्टिवली कि R का 6 है, I का 1 है, P का हमारा 3 है, देन L का हमारा 8 है, एंड देन E का हमारा क्या है, E का इज 2। ठीक है, और ऐसे ही लाइफ में दिया हुआ था, एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि पिलर क्या होता है हमारा। ठीक है गाइस, ओके, कमिंग ऑन टू 44th गाइस। सो विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। गाइस देखो ये ऑलरेडी पैटर्न है इसमें, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी ऑलरेडी है इसमें, ये रहा, और ये वाला ये रहा। बचा कौन सा पैटर्न, सिर्फ ये वाला पैटर्न बचा हमारा, बी वाला पैटर्न बचा बस हमारा। सो हेंस द आंसर इज बी गाइस। बी जब आप यहाँ पे फुल पूरा करोगे तो आपको ये पूरी फिगर मिल जाएगी। Coming on to 45th guys. So flow is for river. रिवर जो होती है वो हमारी फ्लो करती है। स्टेगनेंट रुका हुआ हमारा क्या होता है, हमारी पूल होती है। पूल में ऐसा नहीं होता ना, फ्लोइंग नहीं होता ना हमारा ऐसा। सो स्टेगनेंट किसके लिए आ गया, हमारा पूल के लिए आ गया, कि पूल में उतना ही पानी रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। जैसे रिवर में तो ये होता है ना, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, लेकिन पूल में ऐसा नहीं होता। ठीक है गाइस, ओके, कमिंग ऑन टू 46 नाउ। सो बेसिकली हमें अरेंज करना है इसको अल्फाबेटिकली और टिक करना है, वो तो सबसे लास्ट में आ रहा है। देखो गाइस, सबका पहले तो जब मैं एबंडन लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने एक्यूट लिखा, देन आई एम राइटिंग एक्यूमुलेट। ठीक है, डिक्शनरी बतानी है बेसिकली इसमें, कि डिक्शनरी में हमारा सबसे लास्ट वर्ड कौन सा होगा, इसमें ये चीज बताना है। सो दिस इज दिस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज है। सो सबसे पहली बात, सारे ए वाले आ रहे हैं, तो सबसे पहली उस फर्स्ट लेटर से तो हम पता नहीं लगा सकते। कमिंग ऑन टू सेकंड नाउ। सेकंड में या तो बी आ रहा है या सी आ रहा है। ठीक है, पहले वाले में ही बी है, अगले वाले में सब में सी है। ठीक है, कमिंग ऑन टू थर्ड नाउ। पहले वाले में ए है, अगले वाले में इसमें टी है, देन सी है, देन क्यू है, और देन एच है। अब हमारा ए, टी, सी, क्यू और एच में से सबसे लास्ट में कौन सा आता है, हमारा टी आता है लास्ट में। सो क्या हो गया, ए हमारा आंसर हो गया, ये सबसे एंड में आएगा हमारा डिक्शनरी में। ठीक है गाइस, अगर सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो अभी भी ऐसी चीज हो रही होती, तो हम उसमें क्या करते, उसमें हम लोग फिर फोर्थ लेटर पे चले जाते, फोर्थ अल्फाबेटिक लेटर पे चले जाते और उससे फाइंड आउट कर देते। ठीक है, कमिंग ऑन टू 47। टाउन आर इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एच। जो टाउन आर है वो ईस्ट है किसके, टाउन एच के। सो दिस इज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे कोई हमारा
टाउन H है और यहाँ पे कोई हमारा टाउन R है, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक। सो और किसके साउथ में है ये, टाउन K के साउथ में है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ साइड पे हमारा कोई K है उसके में है, तो K बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में होगा H से, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो हेंस द आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। ओके गाइस, कमिंग ऑन टू 48 कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस, इस पूरी सीक्वेंस में ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं। पहली बात तो कौन से नंबर्स हैं, इट इज 4, देन 9, देन 3, देन 6 एंड देन इज 1, ठीक है, यस, ठीक है। अब बताना है कि जो प्रीसीड हो रहे हैं, प्रीसीड का मतलब क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं जिससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, ठीक है, और इमिडिएटली जिसके एक सिंबल आ रहा है। सो व्हाट इज कॉन्सोनेंट गाइस, कॉन्सोनेंट और वोवल्स आपको पता होंगे कि क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वोवल्स नहीं होते हैं, ठीक है, और हम इमिडिएटली फॉलोड है सिंबल से, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। सो अगर मैं 4 के साथ में देखती हूँ तो 4 के साथ में मेरा सिंबल नहीं आ रहा, मतलब 4 के आगे मेरा सिंबल नहीं आ रहा, मतलब ऐसा होना चाहिए नंबर से पहले कॉन्सोनेंट और नंबर के बाद होना चाहिए सिंबल है। अब आप यहाँ से कोई भी ऐसा नंबर उठा के देख के चल लोगे ना, ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, किसी में भी नहीं होगी, ना 9 वाले केस में होगी ना 3 वाले केस में होगी, क्योंकि इससे पहले ये तो वोवल हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट नहीं हुआ। 6 वाले केस में उल्टा हो रहा है, सिंबल पहले आ रहा है, ये डी बाद में आ रहा है, कॉन्सोनेंट बाद में आ रहा है, सो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा और ए वाला केस भी नहीं होगा। सो हेंस द आंसर इज डी, दैट इज नो सच केस एग्जिस्ट। ओके गाइस, coming on to 49 now, which word does not belong with others, कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी सबके साथ नहीं मैच करता है, ये नहीं बिलोंग करता। देखो गाइस, इंच जो होता है वो लेंथ के लिए होता है, सेंटीमीटर भी लेंथ के लिए होता है, यार्ड भी लेंथ के लिए होता है, सिर्फ एक आउंस ऐसा होता है जो कि वेट को मेजर करने के लिए होता है, बाकी सारे लेंथ को मेजर करने के लिए होते हैं। ACD जो होता है वो लेंथ के लिए काम आता है। सो हेंस बी हमारा मैच नहीं कर रहा, आउंस हमारा मैच नहीं कर रहा, तो बी इज द आंसर, इट इज द ऑड वन आउट। ओके गाइस, लास्ट वन। सो इट इज गिवन दैट इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए को कोड करा गया है 3, सो ए का 3 है, बी का है 4, देन सी का है 5, ठीक है, और सो ऑन चल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग अगर ए को 1 ना लेके उसमें +2 कर रहे हैं, वैसे ए हमारा फर्स्ट अल्फाबेट होता है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम उसमें +2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ए हमारा 3 हो गया, बी ए हो गया, दैट मीन्स डी हमारा क्या होगा 6 होगा, ई हमारा 7 होगा, देन एफ हमारा 8 होगा, ठीक है। सो हमें कैफे निकालना है कि कैफे को कैसे कोड करेंगे हम, तो सी से क्या हो गया, दिस इज 5, ए हो गया 3, एफ हो गया हमारा 8 और ई क्या हो गया हमारा 7 हो गया। सो हेंस द आंसर इज डी, दैट इज 5, 3, 8, 7, ठीक है गाइस। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ द मैथ्स एंड द एप्टीट्यूड सेशन, ठीक है गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर रिजल्ट्स। ओके गाइस देन।